आज मैं फिर आप लोगों को क्लास 12 का एक्सरसाइज 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 6 के मिसलेनियस का डिस्कस करने वाला हूं। मिसलेनियस का सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स का डिस्कस करेंगे, फिर जाकर के हम लोग उसके एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मिसलेनियस की जो एग्जांपल्स है उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मिसलेनियस के टॉपिक्स में हम लोग को क्या क्या चीज दिया हुआ है वो चीज डिस्कस करना, फिर जाकर के हम लोग उसकी एक्सरसाइज की तरफ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका है एग्जांपल नंबर 42। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज कभी कभी बच्चे को लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक्चुअल में मैं बोलूं तो मिसलेनियस का जो एक्सरसाइज होती है ना वो उतना ज्यादा टफ होती नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। एक्सरसाइज की जैसा लेवल ही उसका भी रहता है, बस डिफरेंस ये रहती है कि मिसलेनियस में क्या होता है कि जैसे एक्सरसाइज 6 पार्ट है तो इसमें कुल मिलाकर के 4 से 5 टॉपिक आप उसमें डिस्कस किए होंगे, तो उस 4 से 5 टॉपिक्स को उसमें कवर कर दिया जाता है, जिसके इसमें बच्चे को लगता है क्या कि मतलब कुछ अलग ही में मतलब अलग अलग क्वेश्चन या क्वेश्चन का टफनेस ज्यादा है। बट तो वैसा कुछ होती नहीं है। उसमें मेन ये पॉइंट्स होती है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उस 4-5 टॉपिक से मिक्सअप कर देते हैं। तो उस केस में आपको ऐसा लगता होगा, ऐसा फील होता होगा कि क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड पूछा जा रहा है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे एग्जांपल 42 की तरफ पढ़ते हैं। ये कहता है एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट पी। एक पॉइंट पी मान लिया मेरा यहाँ पे है, कोई कार यहाँ से स्टार्ट करता है चलना फ्रॉम ए पॉइंट पी एट द टाइम टी बराबर 0। ये जब यहाँ से चलना शुरू करता है तो टाइम जो होता है मेरा वो 0 होता है। फिर कहता है एट द टाइम टी बराबर 0 सेकेंड्स एंड स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू। और ये जब चलना शुरू होता है तो ये जाकर से डायरेक्ट क्यू पे रुकता है। ठीक, क्यू पे जाकर के रुकता है। तो अब कहता था डिस्टेंस x इन मीटर्स कवर्ड बाय इट। ये जो डिस्टेंस कवर किया गया वो मेरा x कवर किया गया। कितना कवर किया गया? x कवर किया गया इन t सेकेंड। टाइम इज टेकन x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चीज मुझे मिली है इन t सेकेंड एक कार कवर्स या ये कवर्ड x मीटर डिस्टेंस। कितना कवर किया? x मीटर डिस्टेंस को कवर किया। फिर कहता है और वो जो गिवन दिया हुआ है ना वो t का फंक्शन है, वो दिया हुआ है x बराबर t इंटू टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी अपॉन 3। ये चीज दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन में पूछता है कि आप बताएं कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कार स्टार्ट फ्रॉम पी at t equal to 0 seconds and stops at q. The distance x meters covered it by int is given by x बराबर इतना। तो उसमें ये पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक लाने जाने में और साथ ही साथ कितना डिस्टेंस कवर करे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखिए x बराबर टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी अपॉन 3 दिया हुआ है। जब कार p से चलना शुरू किया और q में पहुंचा तो q पे फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। जब q पर फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब ये होता है कि ये मेरा x जो है मेरा क्या डिस्टेंस है और डिस्टेंस के फॉर्म में दिया हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कह सकता हूं नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा डिस्टेंस जो है x जो है इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मान लें। तो डिस्टेंस जो मेरा हुआ x इक्वल टू टी स्क्वायर और स्ट्रेट लाइन में है जिसको डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में एक ही टर्म्स होंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट बराबर टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी अपॉन 3। अब इसके बाद जो है अगर मैं यहां से वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वेलोसिटी मेरा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। दैट मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा? 40 माइनस 3t स्क्वायर। यहां तक मैं आप लोगों को कुछ सारी बातें समझ में। इसको अगर देखिए 2t स्क्वायर का इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? 40 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो t का पावर 3 अपॉन 3, इसको करेंगे 3t स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ 3 कैंसिल आ गया तो मेरा क्या आ गया? 40 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए बोल रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट व्हेन कार रीचेज एट क्यू देन वेलोसिटी ऑफ कार विल बी 0। तो यहाँ पे क्या कि अगर ये कार पी से चलना शुरू करता है और क्यू पे पहुंचता है और जब कार क्यू पे पहुंच जाता है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देन v इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज दैट 40 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
that also implies that t into 4 minus t is equal to 0. So t बराबर 0 and t बराबर 4. तो इसका मतलब हुआ ये कि ये जो वेलोसिटी मेरा 0 है वो दो ही केस में हो रहा है, टी बराबर 0. तो टी बराबर 0 तो मेरा वही ना हुआ जब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बिगिंस टू स्टार्ट टू गो फ्रॉम पी टू क्यू. वो जब चलना शुरू किया पी से क्यू, उस केस में ही तो इसका टी बराबर 0 है. और दूसरा जब वो क्यू के पास पहुंच गया तो टी बराबर 4 सेकेंड हो गया. तो कुल मिलाकर के हम लोग बोल सकते हैं कि एक कार टेकन 4 सेकेंड्स या 4 मिनट्स 4 सेकेंड्स टू कवर द डिस्टेंस x यूनिट्स फ्रॉम पी टू क्यू. ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. तो एक पार्ट मेरा आंसर आ गया. अब देखिए अगर ये 4 मीटर या 4 सेकेंड जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका डिस्टेंस सेकेंड में है, तो मेरा 4 सेकेंड में यहां से क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट पी से क्यू तक चले जाएगी. तो अब मुझे यहाँ पे ये चीज निकालना है कि अगर ये 4 सेकेंड लेती है तो ड्यूरिंग 4 सेकेंड हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड. तो हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी अपॉन 3 विल बी द डिस्टेंस. t इक्वल टू 4 अगर मैं पुट करूंगा 4 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4 अपॉन 3 फाइनली वी राइट 60 इंटू 3 टू द 6 2 अपॉन 3 दैट मीन्स 32 अपॉन 3. तो ये 4 सेकेंड के लिए ये 32 अपॉन 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा कार. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया. तो क्वेश्चंस को समझे. एक्चुअल में देखिए सर फिजिक्स की थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे फिजिक्स भी आप लोगों को नजर आएगा. कभी कभी ये खासकर के मेडिकल में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नॉर्मल हम लोग के लिए तो मैथमेटिक्स में दे दिया, क्योंकि मेडिकल वगैरह में उतना मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स देती नहीं, क्योंकि वहां पे तो हम लोग को बायोलॉजी के ज्यादा स्टूडेंट थे. फिर भी ये सब नॉर्मल है, डेरिवेटिव है, तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है ज्यादा करके, क्योंकि आपको डिस्टेंस दे देगा फंक्शन टी के फॉर्म में टाइप के फॉर्म में, उसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. तो हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी का भी डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल वेलोसिटी. तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं. अब देखिए इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 43 की तरफ हम लोग चलते हैं. ये आपका 42 हो गया, फिर हम लोग चलेंगे 43 की तरफ. अगर मैं 43 की तरफ चलूं तो देखिए नंबर देखिए एग्जांपल में. एग्जांपल 43 का था ए वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट. तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए. क्वेश्चन का जो फिगर है वो समझने का कोशिश कीजिए. अगर वो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं तो क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि ए वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन. तो कहा था एक पानी टंकी है जो कि इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, मतलब ये कौन जो है उसको उलट करके रख दे तो वाटर टैंक की तरह दिखेगी. चलिए ये मेरा हो गया वाटर टैंक. तो यहाँ पे डेफिनेटली रूप से हम लोग एक रेडियस को इमेज करेंगे. यहाँ पे एक मेरा हाइट होगा, यहाँ पे एक मेरा स्लैंट हाइट होगा. अब देखिए इसमें बोल रहा है इट्स एक्सिस वर्टिकल. इसकी एक्सिस देखिए वर्टिकल, ये मेरा एक्सिस होता है. जब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये आता है, ये आपका एक्सिस होता है. एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट, आपका ये वर्टेक्स आ गया लोअर मोस्ट सबसे नीचे है. अब देखिए इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज 10 इनवर्स 0.5. तो सेमी वर्टिकल एंगल दैट मींस इसके वर्टेक्स का ये पूरा एंगल है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल अगर मैं इसे थीटा मान लिया तो इसका वैल्यू दिया हुआ थीटा बराबर 10 इनवर्स 0.5 दैट मींस 10 इनवर्स हाफ. इसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं वाटर इज पॉर्ड इनटू इट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर आवर. अब कहता है कि इस टंकी में जो पानी जमा हो रहा है वो 5 मीटर क्यूब प्रति आवर से, मतलब पर आवर से जमा हो रहा है. फाइंड द रेट एट विच. सबसे पहले क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया वो लिखेंगे लेट. अगर आप इसको नाम लिखना पसंद करते हैं तो लिख सकते हैं लेट. इसको ABCD लिख लीजिए, इसको O ले लीजिए. ठीक, तो आप लिख सकते हैं लेट ABC OAB a right circular cone having radius is equal to R, height is equal to H
एंड स्लैंट हाइट जो है को अगर मैं एल मान लिया और इसके बाद फाइनल एक टर्म हो क्या, सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल मेरा वो हो गया, वो जो जिसको मैंने थीटा माना है वो मेरा 10 इनवर्स 0.5 दैट मींस हाफ है। ये चीज मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रेट एट विच द लेवल। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब एच। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या क्या दिया हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहां से मुझे दिया हुआ थीटा बराबर 10 इनवर्स हाफ। सिंस अभी हम लोग कुछ जहां तक इतना इंफॉर्मेशन मिले इस इंफॉर्मेशन को मैं ठीक से लिख रहा हूं। सिंस थीटा बराबर मेरा 10 इनवर्स हाफ है, दैट इंप्लाइज दैट 10 थीटा इज इक्वल टू हाफ हो गया। अगर मैं यहां से 10 थीटा का वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो r बाई एच यहां से हम लोग बोल सकते हैं r बाई एच इज इक्वल टू मेरा हाफ हो गया। सो अगर मैं यहां से h का वैल्यू निकालूं तो मेरा क्या आ जाएगी, 2r आ जाएगी। चलिए, या अगर r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, h अपॉन 2 आ जाएगा। यहां तक भी तो आप लोग क्लियर हो गया। अब कहता है फिर क्वेश्चन में कि इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज 10 इनवर्स 0.5, वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर आवर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, dV/dt दिया है, क्योंकि पानी जब उसमें जमा हो रहा है तो टोटल जो पानी जमा हो रही है वो 5 मीटर क्यूब पर आवर से हो रही है। दैट मींस ये आपका 5 मीटर क्यूब पर आवर दिया हुआ है। ठीक, ये दे दिया। तो पूछ रहा है फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में पढ़िए, कहता वो रेट फाइंड करना है जिस रेट से इस वाटर, ये जो टैंक है इसकी वाटर लेवल इंक्रीज करती है। अगर इसकी वाटर लेवल इंक्रीज करती है एट द स्पीड से, डेफिनेट स्पीड से, तो वो जो वाटर होगी वो किस चीज में यहाँ पर इंक्रीमेंट की बात बोल रही है, इस तरह से इंक्रीज करेगी तो ये तो मेरा हाइट ही नहीं इंक्रीज होगी। तो वी हैव टू फाइंड द डेफिनेटली रूप से dH/dt। तो मुझे dH/dt पूछ रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, अब इसको मैं मिटा लूं। चलिए, क्वेश्चंस को समझे, फिगर को समझे, उसके बाद क्वेश्चंस में कुछ बच नहीं जाता है। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूंगा, हम लोग जानते हैं सिंस वॉल्यूम ऑफ कोल इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए आपको पूछ रहा है dH/dt, क्यों नहीं हम इस फंक्शन को h के फॉर्म में लिख दें। तो r के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, h²/4, तो लिख सकता हूँ h²/4 इंटू h। फाइनली वी गेट πh⁴/12। ये मेरा वॉल्यूम ऑफ दिस कोन हो गया। अब इसके बाद कहता है फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर। अब कहता है जब ये डेप्थ 4 मीटर होगा, मतलब व्हेन h बराबर, इसमें भी कंडीशन है व्हेन h बराबर 4 मीटर, तो उस केस में पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहां से dV/dt निकालता हूं। अगर मैं यहां से dV/dt निकाला तो ये मेरा कितना आएगा, 3πh² इंटू dH/dt। यहां तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से 3 से 4 टाइम से भी कैंसिल हो जाएगी। फाइनली मुझे क्या होगी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, देखना फाइनली मुझे क्या मिलेगी, यहां से ध्यान से देखना क्वेश्चंस में, दैट इंप्लाइज दैट dV/dt मेरा कितना है, ये आपका 5, ये मेरा जो है 5 इज इक्वल टू πh² इंटू dH/dt, πh²/4 dH/dt मिल जाएगी। सो अगर मैं यहां से dH/dt निकालूं तो क्या होगा, 5×4=20/πh²। तो पाई जो मेरा है वो मेरा 22/7 है, इंटू h² मेरा कितने है, 16 है। यहां तक क्लियर। अब ये जो है मेरा 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, यहां कैंसिल, ये आ गया 35/88। ये मेरा जो आ गया मीटर पर आवर करने का मतलब, ये जो आपका निकला क्या निकला था, dH/dt। h मेरा हाइट है तो मीटर इसका यूनिट, और t मेरा टाइम है तो इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवर दिया होगा। तो ये आपका आ गया, दैट मींस उसकी हाइट जो इंक्रीज होगी वो 35/88 मीटर पर आवर के स्पीड से उसमें वाटर फॉर देम, चलिए मतलब इंक्रीज करेंगे उसकी हाइट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44 के, तो हम लोग उसको मिटा लेते हैं, तो लिख लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 फटाफट लिखते चले आप लोग। अगर मैं 44 की तरफ चलता हूं तो देखिए क्या,
देखिए 44 क्वेश्चन में क्या है कि मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन को समझे। देखिए कहता है एक मैन ऑफ 2 मीटर का आदमी है। देखिए यहाँ पे 2 मीटर का आदमी मैंने एक बना लिया। ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरफ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। तो एक लैंप पोस्ट है, मान लिया यहाँ पे मैंने एक लैंप पोस्ट बना दिया। ये जो लैंप, ये आदमी जो मेरा है, मान लिया इसको मैंने अगर ए बी मान लिया, अब बोल रहा है ये जो आदमी है ना इससे दूर जा रहा है। तो इसका मतलब ये इससे दूर जा रहा है। तो चलिए मैंने आपको इससे दूर बना दिया, ये मैंने इसको क्या किया, इससे दूर बना दिया। अब इसमें पूछ रहा है आप लोगों से क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट। ये मेरा ए बी आपका एक लैंप पोस्ट है। अगर मैं इसको डी ई मान लिया और इसको सी मान लिया, तो अगर देखिए अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया कि एक लैंप पोस्ट है। तो अगर मैं कहूं ऐसा सॉल्यूशन में, ये एग्जांपल नंबर 44 है, एग्जांपल नंबर 44 है, तो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी द लैंप पोस्ट। अगर मैं ए बी को लैंप पोस्ट मान लिया, ए बी को लैंप पोस्ट मान लिया एंड एट इंस्टेंट टी, एट इंस्टेंट टी डी बी द मैन एंड ईसी इट्स शैडो। एक इंस्टेंट टाइम पे ये आपका आदमी है जो कि 2 मीटर का है और ये आपका शैडो। अगर मैं शैडो का एस मान लिया कि शैडो मेरा क्या एस है। तो अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ कि ये आपको 6 मीटर दिया हुआ है। बुक में बताते हैं कि लैंप पोस्ट जो 6 मीटर का है। चलिए अब बोल रहा है फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीज, दैट इज डीएस डीटी मुझसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से क्या करेंगे वो देखिए, इन ट्रिंगल, यहां तक तो मुझे आ गया। अब देखिए इन ट्रिंगल ए बी सी, यहां लिखेंगे इन ट्रिंगल डी सी इज सिमिलर टू ट्रिंगल ए बी सी। तो यहां से क्लियर है बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। ये दोनों ट्रिंगल जो हुआ एबीसी और डीसी क्या हुआ, सिमिलर हो गया। ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री और ये दोनों एंगल क्या है इससे में, क्योंकि ये दोनों किसी के पैरेलल है। अब देखिए अगर डीसी सिमिलर टू ट्रिंगल एबी हो गया तो मैं यहां से बोल सकता हूं डी अपॉन एबी इज इक्वल टू ईसी अपॉन बीसी। दैट इंप्लाई दैट डी का वैल्यू मेरा कितना है 2 अपॉन एबी का वैल्यू मेरा कितना है 6 इज इक्वल टू ईसी का वैल्यू एस अपॉन बीसी का वैल्यू नहीं मालूम, तो बीसी मैंने लिख दिया। सो यहां से मेरा बीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3s। बीसी का वैल्यू कितना आ गया 3s। अगर इस बीसी का वैल्यू 3s आ गया ना, अगर मैं यहां से बी निकाला तो बी बराबर क्या होगा बीसी माइनस ईसी, और बीसी का वैल्यू 3s है और ईसी का वैल्यू क्या है s, जो कि फाइनली क्या होगा 2s के बराबर हो जाएगा। तो बी का वैल्यू निकाल दिया, बीसी का वैल्यू निकाल दिया। ये मेरा किसका वैल्यू हुआ बी। बी जो मेरा है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये मेरा है। अगर ये डिस्टेंस एल, मतलब क्या ये एल मेरा क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये जो एल है ये डिस्टेंस है। एल एक डिस्टेंस है जहां से ये जो आदमी है डी वो एबी से अवे फ्रॉम दैट मींस इससे दूर जा रहा है। तो ये एक डिस्टेंस है जिसके रिस्पेक्ट में दैट मींस ये ऑब्जेक्ट जो है, मतलब डी जो है इस ऑब्जेक्ट, मतलब एबी एक लैंप पोस्ट है जहां से ये दूर जा रहा है। तो इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जा रहा है। अगर मैं वेलोसिटी को कंपेयर करूंगा तो यहाँ एल से ही कंपेयर करूंगा। तो यहां तक में मेरा बी का वैल्यू 2s आया। अब मैं फिर से आगे बढ़कर देखिएगा, इसके बाद क्या है कि अगर एक इतनी चीज निकालने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा बी है, मेरा बी जो है यहां से क्या है, ये मेरा बी है। तो बी बराबर जब मेरा 2s आ गया तो बी को मैं एल लिख सकता हूं आराम से। तो अगर मैं बी को एल लिख सकता हूं तो एल बराबर क्या हो गया 2s आ गया। दैट इज इफ वी डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट dl dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ds dt। dl dt दैट मींस अवे फ्रॉम दैट। इस बुक में आपको बता दिया गया कि इसमें आप
आपको बता दिया है, ए मैन ऑफ हाइट 2 meters वॉक्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट। तो ये इससे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर जा रहा है, इज इक्वल टू 2 times dsdt। तो हमसे पूछ रहा है कि उसके शैडो में क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीज। तो उसके शैडो में जो इंक्रीमेंट होगा वो मुझसे पूछ रहा है। सो dsdt विल बी क्या हो जाएगा, 5/2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपको एग्जांपल नंबर 44। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 44 समझ गए तो हम लोग चलते हैं 45 की तरफ। इसको मिटा लेते हैं, फटाफट आपको लिखते चले। 44 के बाद हम लोग चलते हैं 45 की तरफ। देखिए 45 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से। 45 में पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 4y व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2। जैसा कि x इज इक्वल टू 4y दिया हुआ है, तो इस तरह का कोई ना कोई क्या होगा, कर्व होगा। तो इस तरह का अगर कर्व होगा तो ये मेरा क्या होगा, मान लिया x स्क्वायर इक्वल टू 4y मेरा कर्व है। तो इसमें बोला है कि एक नॉर्मल का इमेजिनेशन करने के लिए जो कि 1 2 से पास करती है। अगर मैं यहाँ पे कोई इस पॉइंट पे मान लिया, इसी पॉइंट पे ले लिया कोई टेंजेंट, इस पॉइंट पे मान लिया कोई टेंजेंट ले लिया, तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट, यहाँ पे जो नॉर्मल होगी एक पॉइंट है 1 4, इससे ये नॉर्मल पास करिए। अगर मैं इसका नाम ए बी रख दिया तो ये जो नॉर्मल ए बी है ना, ये किस पॉइंट से पास करिए, पी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 1 4 है। अब देखिए बुक में पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल। तो इस नॉर्मल का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, सॉरी। चलिए तो इस नॉर्मल का जो है ना ये ए बी, इसका इक्वेशन हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, लेट एच के बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ नॉर्मल एंड दैट कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये जो मेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y ये कर्व है, इस कर्व और इस नॉर्मल के बीच का ये कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर मैं इसे मान लिया और इसका कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिया, एच के ले लिया। चलिए इतनी चीजें मानने के बाद अब मैं यहां से फिर से स्टार्ट करता हूं ना। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, ये एच के इस कर्व पे भी लाई करती है, दैट मींस डेफिनेटली रूप से मैं यहां से लिख सकता हूं एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन पहले ही मान के रख लूंगा ना। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है मेरा, 4y दिया हुआ। अगर मैं यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल को डिटरमाइन करना चाहूं तो सबसे पहले मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। दैट मींस आफ्टर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2x 4 टाइम्स derivative of y with respect to x, finally we get x upon 2 is equal to dy dx. So slope of normal will be minus 2 times x, that means just like this way, minus 1 upon slope of tangent, that means x upon 2, that will be minus 2 upon x, that is स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी माइनस 2 अपॉन एक्स। तो मैंने यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल को कितना ऑब्टेन किया, माइनस 2 अपॉन एक्स ऑब्टेन कर लिया। अब ये मेरा स्लोप माइनस 2 अपॉन एक्स है। ध्यान देंगे ये जो मेरा स्लोप माइनस 2 अपॉन एक्स है ना, अगर इसको आप जान लें कि एक्स का वैल्यू जो ये एच का आपका एक्स का वैल्यू क्या है, एच यहां पे लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन एक्स। यहां तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब मैं क्या करता हूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो मुझे मिल गई, तो अब मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सच इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y माइनस y1 दैट इज k इज इक्वल टू m, दैट मीन स्लोप, दैट मीन माइनस 2 अपॉन h इंटू x माइनस x1। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। दैट इंप्लाई दैट y का वैल्यू मेरा क्या है, ध्यान से देखेंगे x और y। देखिए ये जो मेरा x और y है किसका इक्वेशन है, ये नॉर्मल का इक्वेशन है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल जो है ये वो 1 4 को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो मींस एक्स और वाई की जगह पर अगर मैं 1 4 पुट कर दिया तो यहां से क्या मुझे मिलेगी, ध्यान से देखना। वाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 4 सॉरी एक्स और वाई की जगह पे मैं 4
माइनस के की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं यहां से एच स्क्वायर अपॉन 4, तो यहां से लिख सकता हूं एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू -2 अपॉन एच इंटू एक्स का वैल्यू मेरा क्या है 1 माइनस एच। यहां तक में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं चाहिए। अब इसको मैं फिर से थोड़ा सा रफ में कैलकुलेट कर लूं तो आपको ज्यादा सुविधा होगी। इसको मिटा लेते सबसे पहले। इसको अगर मैं मिटा लिया तो यहां से मुझे क्या मिलेगी, ध्यान से देखना, यहां से मुझे क्या मिलेगी, दैट इंप्लाइज दैट 4h माइनस h का पावर 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2h माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2h माइनस 2 हो गया। दैट इज इसको अगर मैं इधर कर लिया तो यहां से मुझे क्या क्या मिलेगी 2h माइनस एच क्यू अपॉन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज दैट बोथ, इसका अगर मैं एलसीएम लिया तो मुझे क्या मिलेगी 8h माइनस एच क्यू प्लस 8 बराबर 0। आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन दैट मींस फाइनली वी गेट एच क्यू माइनस 8h माइनस 8 बराबर 0। ये मेरा आ गया क्या इसका फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को जो मुझे मिला है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एच और के का मुझे वैल्यू निकालना है यहां पर। अगर मैं एच का वैल्यू 2 पुट करूं तो 2 का 8 हो जाएगा और ये दोनों 16 हो जाएगा -8। तो नहीं हो रहा है, कहीं मिस्टेक मैंने तो नहीं किया। 1 मिनट में देख लेता हूं। एच क्यू माइनस 8h माइनस 8, ये तो ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2h -2, ये सही है। और ये मेरा y माइनस की y का वैल्यू मेरा कितना था 4 माइनस के का वैल्यू मेरा था एच स्क्वायर बराबर 4k एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 4, ये तो सही है। क्वेश्चंस में जो आपके हैं इस तरह से तो मुझे भी मिली थी, तो फिर फाइनली इसका रूट्स नहीं मिल रहा है हम लोगों को। थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेता हूँ। y माइनस 1 माइनस 4k, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। पॉइंट्स तो सही लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 में मेरा बोला है, सॉरी ये 1 2 है, यही गड़बड़ कर रहा था, तब तो आंसर नहीं आ रहा था। ये पॉइंट आपको 1 2 है। अगर पॉइंट में 1 2 लूंगा तो फिर क्या होगा, y का वैल्यू तो मेरा 2 ही होगा और x का तो वैल्यू सही है और y का वैल्यू 2 होगा, तो फिर मेरा ये जो मेरा होगा 2h हो जाएगा। और ये अगर मेरा 2h होता है तो उसके बाद ये सारी लाइन मेरा खत्म हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे ये 2h कैंसिल हो गया, सो ये नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से h बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अगर मुझे h का वैल्यू 2 आता है तो हम लोग जानते हैं h स्क्वायर बराबर क्या 4k, सो h की जगह पर अगर मैं 2 पुट किया तो सो के बराबर मेरा क्या हो गया 1। तो h और k दैट मींस 2 और 1 मेरा पॉइंट मिल गया। ये मेरा क्या हुआ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ नॉर्मल एंड दैट कर्व। ये दो चीज मुझे मिल गया दैट कर्व। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे ये जो मेरा इक्वेशन हुआ इसको मैं फिर से इधर कर लेता हूं। तो यहां से y माइनस के ना, तो y माइनस के का वैल्यू कितना, ये मेरा h है, ये मेरा k है, तो k का वैल्यू मेरा कितना है -1 इज इक्वल टू -2 अपॉन h का वैल्यू कितना है 2 इंटू x माइनस h का वैल्यू 2। यहां से माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो y माइनस 1 प्लस x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज दैट बराबर दैट इंप्लाइज दैट x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक, ये मेरा हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए क्या 45 होगी। क्वेश्चन से भी थोड़ा इधर मैंने लिख दिया 1 2 से वो पास करा था मैंने 1 4 लिख दिया था, इसलिए आंसर नहीं आ रही थी। सही, अब इसके बाद मुझे क्या करना, ध्यान से देखिए।
नॉर्मल टू द, ये हो गया था। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दैट आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y बराबर 0। तो क्वेश्चन पे हम लोग पहले ध्यान देंगे कि आपका जो 46 है उसमें क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर, आपका कर्व दिया y बराबर cos x प्लस y। तो आपका कर्व क्या दिया हुआ, y बराबर cos x प्लस y, x इज ग्रेटर देन -2π बट लेस देन और इक्वल टू 2π। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि x प्लस 2y, और एक चीज और भी दिया हुआ कि कह रहा है कि ये जो टेंजेंट इससे हम लोग ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट जो होगा वो x प्लस 2y बराबर 0 के पैरेलल होगा। तो x प्लस 2y भी एक दिया हुआ, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ अगर चलते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इस ये जो कर्व दिया हुआ इसका मुझे स्लोप करता निकालने के लिए जो कि इसके पैरेलल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां से dy dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई इनटू, फिर इसको मैं अगर करूंगा डेरिवेटिव तो क्या होगा, x का अगर 1 प्लस ये मेरा dy dx आ जाएगा। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज को मैं यहां इधर ले आया तो क्या मिलेगी, यहां से मिलेगी मुझे प्लस, मतलब dy dx प्लस साइन एक्स प्लस वाई, dy dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई। यहां तक मुझे मिली। अगर मैं इसमें dy dx कॉमन ले लिया तो dy dx का मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, माइनस साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस वाई प्लस 1। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा स्लोप का वैल्यू हो जाएगा। और बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो देखिए ये जो dy dx मेरा स्लोप का वैल्यू है, किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो इतनी दैट इज इतनी टेंजेंट, इतनी स्लोप वाली जो टेंजेंट होगी इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा। सो इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि इसका स्लोप क्या होगा, -1/2 माइनस टाइम्स एक्स कोफिशिएंट अपॉन वाई कोफिशिएंट, तो -1/2 आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करने को फिर करता हूं। तो यहां से मुझे क्या क्या मिल गई, सो इसको मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा लेता हूं फिर से एक बार। यहां से मिला, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहां होगा क्या 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब अगर इसको मैं इधर कर लिया तो यहां से क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, अगर x sin x प्लस वाई बराबर 1 होता तो sin x प्लस वाई क्या होता है, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू पाई बाय 2 आराम से हो जाएगा, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। ये आप लोग क्योंकि इसके इक्वेशन को जानते ही होंगे। अब इसके बाद अगर ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, अब यहाँ पे आपको -2π से 2π के बीच बोल रहा है, बात कर रहा है, तो उन सारे रूट्स को मुझे निकालना पड़ेगा जो इस दोनों इक्वेशन को, मतलब ये x प्लस वाई का जो वैल्यू निकला है इसको सेटिस्फाई करे। तो इसमें से कौन कौन ऐसा, मतलब ये x प्लस वाई के लिए कौन सा दोनों का सम होगा x प्लस वाई का जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो उसमें से अगर हम लोग निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो सबसे पहला जो आपका आएगा वो आपका, मतलब x और y दोनों का वैल्यू पूछ रहा है, ताकि दोनों का सम भी यहाँ पर अगर इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में वो होना चाहिए ताकि वो निकाल सके। तो अब हम लोग -2π के बीच का ही वैल्यू लेंगे ताकि दोनों का सम भी मेरा होना चाहिए 0 के बराबर। तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, सिंस y बराबर cos x प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक, इसका मतलब x प्लस वाई की जगह पे मेरा ये होना चाहिए, दैट मींस cos n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू पाई बाय 2। ये मेरा इसका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक, जहां n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। इतना आने के बाद सिंस हम लोग ये भी जानते हैं कि x इज ग्रेटर देन -2π बट लेस देन और इक्वल टू 2π, ये चीज दिया हुआ है, तो इसका मतलब x का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू हो सकता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहला तो आपका आ जाएगा -3π/2, और दूसरा अगर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक, 3π/2 आ जाएगा। अगर हम लोग दूसरा चर्चा करते हैं तो आपका आ जाएगा π/2 आ जाएगा। तो ये x का जो वैल्यू है जिस पर क्या होगा कि ये इसका कहने का मतलब नॉर्मल जो होगी इसके पैरेलल हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ये आपका आ गया
इसका मतलब सो ये मेरा आ गया कौन कौन सा पॉइंट, एक -3 पाई अपॉन 2 0, एक आ जाएगा पाई अपॉन 2 0। ये दो पॉइंट मुझे मिल गया। दस द टेंजेंट्स टू द गिवन कर्व आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y 0 बराबर है 0। तो अब ये मेरा आ गया, अब इसको मैं डाल देता हूं फिर से। सो यहां से लिख सकता हूं, बुक में आपसे पूछ रहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहां पे लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वो y माइनस y1। अगर इस पॉइंट के लिए चर्चा करेंगे तो y माइनस y1 बराबर स्वरूप में रहा माइनस m इंटू एक्स माइनस x1, तो x प्लस 3 पाई अपॉन 2 ये आ जाएगा। फिर दूसरा जो होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x आ जाएगी x1। ये दोनों मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन बेस्ड था, ज्यादा टफ नहीं था। चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 47 की तरफ। इसको मिटा लेता हूं, आप लोग फटाफट लिखते चलेंगे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय fx बराबर 3/10 इंटू एक्स का पावर 4। तो यहां पर fx जो दिया हुआ वो 3/10 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 4/5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4/5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 11। अब इसके बाद बोल रहा है इज इंक्रीजिंग। पहला में बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन है fx बराबर 3/10 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 4/5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 11 इज इंक्रीजिंग। पहला कंडीशन दिया हुआ इज इंक्रीजिंग और दूसरा दिया है इज डिक्रीजिंग। दूसरा क्या दिया है इज डिक्रीजिंग। फिर इसमें बोल रहा है पहला इसमें आंसर जो आपका दिया हुआ हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने पढ़ा देखिए ऐसे तो बुक में ये चीज जो आपका दिया हुआ है इसमें इंक्रीजिंग की बात बोल रहा है। तो इंक्रीजिंग का बात बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे fx इज इंक्रीजिंग इफ f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात तो कर नहीं रही है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा जो कि क्या आएगा दैट इंप्लाइज दैट 4 3 12/10 इंटू एक्स क्यूब माइनस, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा 12/5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इसका पहले तो 6 से डिवाइड कर दिया तो 2x⁵/5 माइनस 2/5x स्क्वायर माइनस x प्लस 6/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना आने के बाद अब मैं इसको क्या करूंगा फैक्टराइज करूंगा। अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो यहाँ पे x का वैल्यू कौन कौन सेटिस्फाई इसको करेगा। अगर मैं x की बात करूं तो कौन कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, सबसे पहले मेरी ये कहानी होनी चाहिए। चलिए अब इसका मैं साइंस क्यों पूछूंगा सबसे पहले, तो x का वैल्यू 0 नहीं सेटिस्फाई करेगा 2 का पावर 3 हो जाएगा और 2 आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 तो 8 दूनी 16 माइनस 8 हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 10 और प्लस 6 नहीं हो रहा 3। तो इसमें आपका पॉइंट्स जो आ रहा है कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दे फिर लिखने में 3.2 4 के 12/10 ठीक है x³ माइनस 4 के 12/5 ये भी ठीक है और माइनस 6x प्लस 36 ठीक है। इसका एलसीएम मैं लूंगा। ओहो फिर मैंने गलतियां कर दी, बार बार गलतियों की वजह से क्वेश्चन से गलत हुए। देखिए ये आपका डिनोमिनेटर में 10 है ना, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 से ना ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 20x³ सॉरी ये आपका 2x³ रह जाएगा और इसमें होगा माइनस 4x स्क्वायर, इसमें होगा आपका कितना 10 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10x
और प्लस ये आपका हो जाएगा 6 12 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इतना आ गया। अब इसको हम लोग अगर करेंगे तो 1 अगर करेंगे तो -2 अब हो गया। अब इसको हम लोग फैक्टराइज अगर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो आपका 1 सेटिस्फाई कर रहा है रूट्स इसका। चलिए तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लोग इसमें 2 से डिवाइड कर दे तो क्या फायदा होगी वो देखते हैं। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दे फिर से तो यहाँ पे होगा x³ -2x² -5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक में ये मुझे मिल गई। अब इसको हम लोग आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए ऊपर वाली पार्ट को मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। अब इसको अगर मैं मिटा दिया तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं। दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा x -1 तो आ ही जाएगी, फिर यहाँ पर x² आ जाएगी, x³ -x² माइनस फिर x आ जाएगी, फिर x -1 आ जाएगी, माइनस प्लस x आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा तो प्लस x हो जाएगा तो आपका 4x बचेगा एक्स्ट्रा में। 4x -4x तो -4x बच गया तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ -4 कॉमन ले सकता हूँ तो x -1 आ जाएगा। x -x² x³ सॉरी अच्छा ये तो ठीक है -x² -2x² फिर माइनस प्लस x। अच्छा तो यहाँ पर प्लस x होगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और -6 बराबर 0। यह चीज आ गया। अब यहाँ से इतना चीज आने के बाद हम लोग अब क्या करते हैं, इसमें x -1 अगर कॉमन लेंगे तो x² -x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² -x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मींस x -1 इंटू इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो x -3 इंटू x +2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको साइन स्कीम खींचूंगा तो यहाँ पे एक रूट आएगा कितना 1, एक आएगा -2, एक आएगा आपका 1, एक आएगा 3। 3 से बना लूंगा तो पॉजिटिव, 3 से 3 और 1 के बीच में नेगेटिव, फिर ये आपका -1 और 2 के बीच में पॉजिटिव, फिर ये आपका -2 से अगर मैं छोटा लूंगा तो नेगेटिव। इतना चीज आ जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, इंटरवल को निकालना। सो मैंने क्या बोला कि इंक्रीजिंग होगा उस केस में डेरिवेटिव क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। सो इस केस में मुझे क्या लेना पड़ेगा, f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू, कहां से कहां होगा 3 to infinity एंड -2 से 1। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आपका f' इज लेस देन और इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू। हाँ तो क्या हो गया आपका एक इंटरवल जहां पे आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा वो -3 से इन्फिनिटी -2 से 1 होगा और ये डिक्रीजिंग होगा जब 1 से 3 और -इन्फिनिटी से -2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 47 था। अब देखिए 47 के बाद हम लोग चलते हैं 48 की तरफ। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में, क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से π/4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 48 में देखिएगा f(x) बराबर दे दिया है आपका tan इनवर्स sin x प्लस cos x और प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है इन 0 से π/4, इन 0 से π/4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपल तरीका है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर हम लोग f' निकाले तो क्या आ जाएगा 1/tan इनवर्स थीटा का, अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में 1/थीटा का स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, एक बार मैं लिख लेता हूँ, दूसरे बार में मैं डायरेक्ट लिख दूंगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू, अगर मैं फिर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो cos x, अब cos x का फिर मैं करूंगा तो माइनस sin x आ जाएगी। ऊपर में मुझे क्या मिल गया cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई नीचे में मेरा क्या होगा 2 प्लस फिर नीचे में क्या होगा 1, इसका फिर अगर मैं ब्रेक करूंगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जिसका वैल्यू 1, फिर 1 प्लस 1 क्या होगा 2 प्लस फिर 2 sin x इंटू cos x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin x इंटू cos x। तो यहां से तो मुझे ये मिल गई ना 2 sin x इंटू cos x। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा क्या आ जाएगा cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 sin x इंटू cos x क्या होता है sin 2x। और डेफिनेटली रूप से डिनोमिनेटर का पोर्शन जो है
हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। सिंस हम लोग लिख सकते हैं 2 + sin 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो fx इज इंक्रीजिंग, एक्चुअली यहाँ पर इंक्रीजिंग इफ cos x minus sin x is greater than or equal to 0, that implies that cos x is greater than sin x. cos x is greater than sin x, तो सबसे पहली बात यहाँ पे cos x is greater than sin x है। अब देखिए अगर मैं इस इंटरवल में की बात करूं, मतलब ये 0 से π/4 के बीच में अगर मैं हैंडल करूं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैं सिंपल बात लूं 0 से π/2 ले लूं, तो 0 से π/2 के बीच में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो उस केस में cos x से डिवाइड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करके। ऐसा नहीं कि हमेशा cos x बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। अगर मैं if we consider only given interval 0 से π/2, then we can divide on both side by cos x. After it, we get 10x is less than 1. यहां से मुझे क्या मिले? 10x is less than 1. अगर यहां से मुझे 10x is less than 1 मिल गया, 10x is less than or equal to 1, अब यहाँ पे बातें आती है कि 10x is less than or equal to 1 आ गया, या यहाँ से आप लोग ये भी बोल सकते थे 10x is less than or equal to 1 आ गया, तो 10x 1 से छोटा कब तक होते हैं ये मुझे अब सोचना है। तो देखिए, तो अगर आप यहाँ पे क्या थे कि 10x is less than or equal to 1 कब होगी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी। अगर 10x is less than, तो मैंने क्या बोला कि आप अगर x का वैल्यू 0 सोचते हैं, आप एक तो ग्राफ के मदद हेल्प से आप समझ सकते हैं, दूसरा मदद आता है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से π/4, और अगर आप इसी के बीच में सोचे तो अगर इसे 0 का कहते हैं तो 0 π/3 का π/6 का बोलते हैं तो आपको 1/√3 जो कि 1 से छोटा होता है, फिर इससे बड़ा आपका आता है 1060 जो कि √3 होता है, 1060 हो जाता है। तो 0 से π/4 इसमें बोल दिया, तो आप π/3 के बाद ही आप सोचे ना, π/6 के बाद आप अगर सोचेंगे तो π/6 जो होता है आपका 30 डिग्री होता है, उसके बाद 45 डिग्री। तो यहाँ पे कह सकते हैं that implies that if we consider only first quadrant, then we can take x belongs to 0 से π/4. So only restricted case में आएगा, fx is increasing in 0 से π/4। अभी आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में 47 के बाद ये आपका 48 था, 48 के बाद 49 आता है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में क्या था, आप लोग इसको फटाफट लिखते जाइए। देखिए 49 का था, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड। तो एक सर्कुलर डिस्क है जो 3 सेंटीमीटर के, उसको हीट किया गया ड्यू टू एक्सपेंशन इट्स रेडियस इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर कोई सर्कुलर डिस्क, मान लिया मेरा सर्कुलर डिस्क है और इसका रेडियस अगर मैं मान लिया r है, तो ये जो एक्सपेंड कर रहा है इसका मतलब क्या एक्सपेंड कर रहा है, इसकी रेडिएशन जो एक्सपेंड करी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं मान लिया लेट R and A be the radius and area of the circular disk। अगर ये R रेडियस और A जो आपका रेडियस एंड A आपका एरिया जो हो गया इस सर्कुलर डिस्क का, तो उस केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल सकता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले बोल रहा है कि ए सर्कुलर, इसका रेडियस r दिया हुआ r बराबर 3, तो इसकी तो मुझे कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। इज हीटेड ड्यू टू एक्सपेंशन इट्स रेडियस इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि मेरा dr dt जो दिया है वो 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है। उसके बाद बोल दिया फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया बराबर मेरा पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर मैं यहां से डी dt निकालूं तो मेरा आ जाएगा 2πr dr dt, आराम से मैं निकाल सकता हूं। अगर मेरा ये 2πr है, r का वैल्यू आता है व्हेन r बराबर 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर बोल रहा था, व्हेन r बराबर 3.2 सेंटीमीटर, तो मैं 2π इंटू r का 3.2 इंटू dr dt जो है आपका 0.05 है, तो 0.05, उसके बाद इसका dr dt हो गया वो क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, आराम से आ गया। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई का वैल्यू आप इसी तरह भी छोड़ सकते हैं, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका 5 गुना 10 आ जाएगी, फिर 0.1 आ जाएगा, ये 0.1
1 आ जाएगा। 0.1 को अगर फिर आप 3.2 में करें तो 0.32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद देखिए, ये पाई है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपका कितना था, 49 था, तो बहुत छोटा क्वेश्चन था। अब देखिए 49 के बाद आपका आता क्वेश्चन नंबर 50। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, 50 टाइप के जो क्वेश्चन है, देखिए मिसलेनियस के इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, बस क्वेश्चन को समझिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। मिसलेनियस का मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगा। मिसलेनियस का मतलब होता है कि आपको एक्सरसाइज 6 में 5 टॉपिक्स थे, 5 टॉपिक के क्वेश्चन को आपको मिक्स कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर दिया जाता। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 50 के तरफ हम लोग चलते हैं। 50 नंबर में कहता है एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए 3 मीटर बाय 8 मीटर रेक्टेंगुलर शीट। तो कहता है एक रेक्टेंगुलर शीट है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में केवल फिगर ही है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। अब ये इसकी लेंथ जो है वो 8 मीटर है, इसकी विड्थ जो है वो 3 मीटर है। अब क्या किया गया कि दोनों की कॉर्नर से इक्वल लेंथ वाली एक स्क्वायर को कट कर दिया गया, जिसकी लेंथ अगर मैं स्क्वायर शेप को कट किया गया, यदि मैं उसकी साइड का मेजर x रख लिया तो कहता है एंड फोल्डिंग अप, उसके बाद इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करना मतलब समझते हैं, इसको एक बॉक्स के जैसा बनाया गया, ठीक, जस्ट लाइक समझ लीजिए मिठाई का डब्बा, लेकिन उसके टॉप को रिमूव करके फ्रॉम ईच कॉर्नर। देखिए क्वेश्चन में बोलता है एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ 3 मीटर बाय 8 मीटर रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एल्युमिनियम। फोल्डिंग अप द साइड्स। अब कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सच बॉक्स, ठीक, तो इसमें कहता है कि सबसे पहली बात है ये लार्जेस्ट बॉक्स, लार्जेस्ट का मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर सके, सबसे पहला टारगेट क्या है। तो बड़ा से बड़ा वॉल्यूम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगर ये 8 है, बहुत सारे x कट हो गया तो 8 - 2x हो गया, ये पूरा 3 है, इसमें तो बहुत सारे x कर गया तो 3 - 2x हो गया। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पे कर सकता हूं कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो मेरा क्या होगा, आराम से बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा मेरा, 8 - 2x इंटू 3 - 2x इंटू हाइट मेरा h हो जाएगा, क्योंकि मेरा रेक्टेंगल शेप का है ये बेस, बेस का रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मेरा x हो गया। अपना लैंग्वेज लिख लेंगे, लेट x यूनिट इज कट ऑन ईच कॉर्नर एंड फोल्डेड इट, और इसको फोल्ड कर दिया गया सच दैट इट्स वॉल्यूम बी मैक्सिमम। अब यहां तक में हम लोग को समझ में आ गया। हम लोग क्या करते हैं, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसको मैं इसी के अंदर इंक्लूड, पहले तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 4x² माइनस 16x, आपका ये आ गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -24 और माइनस माइनस ये 2x - 8 आ गया। तो एक बार फिर से मैं लिख लेता हूं ध्यान से, 2x - 8 इंटू 2x - 3 इंटू x, दैट विल बी 4x² माइनस 6x माइनस 16x प्लस 24। इसके बाद फिर से मैंने x से मल्टीप्लाई किया गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 4x³ माइनस 6 और ये 16 है, कितना है 22 x² प्लस 24x, ये मेरा आ गया वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर। अब मुझे मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, दैट विल गिव 12x² माइनस 44x प्लस 24। इसमें से कुछ टर्म्स कॉमन आते हैं, अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दिया फॉर गेटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम, आपने डिवाइडिंग में बहुत सारे बाय 4 वी गेट 3x² माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके बाद मैं यहां से लिख सकता हूं 3x² माइनस 2x माइनस 9x प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर यहां से कर सकता हूं दैट इंप्लाइज दैट आफ्टर टेकिंग ऑन बोथ साइड x कॉमन we get 3x minus 2 minus 3 into 3x minus 2 is equal to 0.
फाइनली वी गेट 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 50 में, यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया और x का वैल्यू 2.3 आ गया। आपका x का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू 2.3 आ गया। अगर x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2.3 आता है, अब देखिए अगर बोथ साइड 3 3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 3 2 3 6 हो जाएगा। 8 माइनस 6 मीन्स दैट ये निगेटिव चला जाएगा और ये निगेटिव चला जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब 3 की कहानी यहीं पर खत्म होगी। तो ओनली क्या होगा 2/3 यहाँ पर पॉसिबल है। सो x इज इक्वल टू 2/3 इज ए क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट बनता है। अब देखिए यहाँ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की बात है, तो सबसे पहले मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की तो बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले इसका ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब ये मैक्सिमम बनता है कि मिनिमम, मुझे ये चेक करना पड़ेगा। तो vx को मैं उसी तरह से छोड़ देता हूं और इसको मिटा देता हूं। मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया था वो हम लोग को याद ही है। कितना आया था हम लोग का फर्स्ट डेरिवेटिव v डैश x जो आया था वो मेरा आया था, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेते 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24। अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया तो मेरा क्या देगा 24x माइनस 44, और उसके बाद इसको अगर मैं 2/3 पर चेक किया, कितना पे चेक किया 2/3 पे, तो v डबल डैश 2/3 इज लेस देन 0 और लेस देन 0 हो गया। सो देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमा। अब मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा तो कितना एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग डायरेक्टली उस पे क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसमें अगर पुट कर देंगे तो मेरा वॉल्यूम जो होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर गया, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा। अब इसको मैं मिटा लेता हूँ और फाइनली हम लोग क्या करते हैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। इसको मैं मिटा लेता हूँ। सबसे पहले येलो आप लोग लिख लिए। अब मैं क्या करता हूँ 2/3 इसका लोकल मैक्सिमम हो गया। तो अब आराम से मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो सो वॉल्यूम विल बी 8 माइनस 2 इंटू 2/3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2/3 इंटू 2/3। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो 4/3 8 3 जा 24 और फिर 24 पे 4 जाएगा क्या होगा 20/3 इंटू इसको 3 के 9 में से करेंगे तो 5/3 इंटू 2/3 ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 200/27 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो आपका मीटर क्यूब आ जाएगा। यही फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है क्या उसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर 51 की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए। तो क्वेश्चन से मैं देख रहे देखिए यही क्वेश्चन आपको मैंने उसके इससे पहले वाले टॉपिक्स जो मैक्सिमम मिनिमम था उसमें आपको मैंने पढ़ाया था। तो उसके एग्जांपल्स में भी ऐसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवाया, फिर एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन आया, फिर आकर के देखिए आपको मिसलेनियस में भी 1-2 क्वेश्चन दे दिए। तो क्वेश्चन जो होते हैं वही क्वेश्चन को रिपीट करके देते रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। 51 में क्या है कि कहता मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स एट ए प्राइस ऑफ ₹5 माइनस x अपॉन 100 इच। तो कहता है एक मैन्युफैक्चरर है जो अपने x आइटम्स को 5 माइनस x अपॉन 100 की रेट से सेल करता है, मतलब इच ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है वो -5 माइनस x अपॉन 100 है। अब कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम इज RS x अपॉन 5 प्लस 500, मतलब उसका टोटल कॉस्ट प्राइस है वो आपका दिया हुआ x अपॉन 5 प्लस 500। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 51 कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम्स लिखिए या x आइटम्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू CX, अगर इसको मैं मान लिया तो इसको लिख सकता हूं क्या x अपॉन 5 प्लस 500। चलिए एंड सेलिंग प्राइस, मतलब अगर मैं SX मान लिया सेलिंग प्राइस ऑफ x आइटम्स विल बी, एक प्राइस का मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा एक आइटम जो है उसका प्राइस है 5 माइनस x अपॉन 100, तो x का क्या होगा x से मल्टीप्लाई होगा। फाइनली वी गेट 5x माइनस x स्क्वायर अपॉन 100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से अगर मैं प्रॉफिट निकालूं तो प्रॉफिट बराबर मेरा क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर प्रॉफिट x बराबर क्या होगा 5x माइनस x स्क्वायर बाई 100 माइनस x अपॉन 5 प्लस 500। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मजेदार बात बोल दिया कि यहाँ पे मुझे यह बात बोला गया है
कि मुझे जो है इसको मैं थोड़ा कैलकुलेट करूं, अगर इसको ठीक से निकलूं तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 और ये आ जाएगा आपका प्लस 24x अपॉन 5 प्लस 500 करने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोला कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा माइनस 2x अपॉन 100 प्लस 24 अपॉन 5, ये मेरा आएगा डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फॉर विच वी हैव टू गेट फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट वी इक्वेट पी डैश एक्स इक्वल टू 0। सो अगर मैं यहां से x का वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू आएगा 24 अपॉन 5, ये आ गया 2 से ये मेरा 12 टाइम्स में, सो x बराबर क्या, फिर देखिए 5 से 20 टाइम्स में, सो x बराबर मेरा आ गया 240। अब ये 240 जो मेरे लिए है ये मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमम की पॉइंट है या लोकल मिनिमम का पॉइंट है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो पी डैश एक्स मैंने इतना निकाला, अब यहां से फिर इसको मिटा करके मैं क्या करता हूं, यहां से देखना आप लोग पी डबल डैश एक्स निकालता हूं। अगर मैं यहां से पी डबल डैश एक्स निकाला तो पी डबल डैश एक्स मेरा क्या होगा, पी एक्स का वैल्यू मेरा कितना है, ध्यान से देखेंगे पी डैश एक्स का वैल्यू इतना आया। अगर मैं इसको फिर से डेरिवेटिव फाइंड किया तो मेरा क्या आएगा, माइनस 2 अपॉन 100 आ जाएगा, दैट विल बी लेस देन 0। सो देयर एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 240, देयर एग्जिस्ट इधर की लोकल मिनिमम। अगर ये लोकल मिनिमम यहां पे एग्जिस्ट करता है सो x इज इक्वल टू 240 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हो गया, अब बुक में पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो कितने आइटम्स को वो सेल करेगा ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सकता है। तो यहां से तो क्लियर है ना कि मेरा जो ये 240 x का वैल्यू आ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x विल बी द नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज वी कैन से दैट इफ नंबर ऑफ आइटम्स be 240 then he can earn मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 51 भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसका मिसलेनियस के एग्जांपल्स का डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जो करने वाले वो करेंगे इसके एक्सरसाइज के वीडियो का, और एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छी टॉपिक्स है, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको 5 टॉपिक्स। तो बस यही कि आपका सब पॉइंट जितने भी एक्सरसाइज मैंने आपको पढ़ाया है उन सारे एक्सरसाइज से कॉन्सेप्ट आपको रखना पड़ेगा, बेसिक पॉइंट्स रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई फॉर्मूले वगैरह उतना काम नहीं करेंगे। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।